अब CMA इंटर में से ये सब्जेक्ट कितना याद है? कुछ याद है? हाँ। हाँ, क्या याद है? 5 हेड ऑफ इनकम होता है, बराबर। व्हेन यू टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम, व्हाट डू यू गेट? ग्रॉस टोटल इनकम। फिर उसमें से क्या लेस होता है? डिडक्शंस। कौन से? 80 वाले, अच्छा। ओके। हाँ, तो 80 वाले डिडक्शंस लेस कर दिए, फिर क्या आया? टोटल इनकम। टैक्स किस पे भरोगे? ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम पे। अच्छा, किसी एक हेड में प्रॉफिट हुआ, दूसरे हेड में लॉस हुआ, तो सेट ऑफ करोगे। और अगर लॉस पूरा सेट ऑफ नहीं हो पाया तो? सो इंटरमीडिएट लेवल पे वट एवर वी स्टडीड, तुमने कैलकुलेशन किया, कंप्यूटेशन किया, फिर तुम्हारी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में अगर टैक्स का काम किया, सो क्लाइंट का इनकम टैक्स कैलकुलेट करके दिया। क्लाइंट कम्स टू यू विथ रॉ डेटा, मतलब मेरा ये इनकम है, प्लीज टेल मी कितना इनकम टैक्स आएगा। दैट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, डायरेक्ट टैक्स पार्ट। अब दिस इज द कंप्यूटेशन पार्ट, जहां पे यू कंप्यूट what amount is taxable, what amount is exempt. So 5 heads of income. Intermediate level पे ना, you have all 5 heads of income and सैलरी का भी सम आता है, हाउस प्रॉपर्टी का भी सम आता है। फाइनल लेवल पे सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी हार्डली आस्क्ड, क्योंकि फाइनल लेवल पे देर आर सो मेनी अदर थिंग्स इन द सिलेबस के सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी का नंबर ही नहीं लगता इन द क्वेश्चन पेपर। इंटरमीडिएट में वट एवर यू स्टडीड इज पूरे इनकम टैक्स एक्ट का 40%, बस। फाइनल लेवल पे व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटेशन, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, इससे रिलेटेड तुम्हारा एक कंपलसरी क्वेश्चन बनता है, बट यू कैन एक्चुअली ऑल्सो सी दैट क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन ऑन कंपनी। सो इंटरमीडिएट लेवल पे मोस्टली तुम्हारे क्वेश्चंस इंडिविजुअल बेस्ड थे। तुम अपना पुराना क्वेश्चन पेपर एनालाइज करोगे तो सम्स इंडिविजुअल पे आते थे। नाउ व्हेन यू आर एट द लास्ट लेवल एंड पूरा सिलेबस पढ़ना है, सो यू आर नाउ गोइंग टू गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंपनीज, बेस्ड ऑन पार्टनरशिप फॉर्म। इंटर लेवल पे ना कंपनी से रिलेटेड गिन के 2-3 चीज़ें पड़ी थी। कंपनी डिविडेंड देती है तो वो शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कंपनी का टैक्स रेट क्या होता है, कंपनी से रिलेटेड डिटेल्ड प्रोविजंस कभी इंटर सिलेबस में था ही नहीं। यू वर स्टडिंग द सब्जेक्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एट इंटरमीडिएट, तो द फोकस वॉज भाई सिर्फ इंडिविजुअल का चीज़ सिखा दो स्टूडेंट्स को। व्हेन द स्टूडेंट कम्स टू द फाइनल लेवल, ही इज़ अ बिट मोर मैच्योर, बिट मोर नॉलेजेबल। यू सीन ट्रेनिंग, प्रैक्टिकलशिप देखा हुआ है, कैसे रियल लाइफ में चीज़ें करती होती है, शायद इनकम टैक्स रिटर्न्स भी अपलोड किए होंगे। सो देन the institute is ready to test you on other assessees also, companies, partnership firms, AOPs, ये सब पे सम्स आते हैं। तो कंपलसरी क्वेश्चन पीजीबीपी का सम भी बोल सकते हो, कंपलसरी क्वेश्चन कंपनी का सम भी कंपनी का सम आता है उस एंगल से भी देख सकते हो। एक हेड ऑफ इनकम जो अगर इंटरमीडिएट याद हो थोड़ा सा, डिफिकल्ट सा हेड है कैपिटल गेन्स। अपने बजट में कैपिटल गेन्स में जिस टाइप के चेंजेस आए हैं, बाय चांस अगर बजट फॉलो किया था, सो कैपिटल गेन्स ऑल्सो बिकम्स अ हेड जो अब पढ़ना पड़ेगा, इन द सेंस कि हाँ, नहीं पता ना क्या क्या चेंजेस हैं। हाँ, हाँ, इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन निकाल दिया, टैक्स रेट रिड्यूस भी कर दिया, बढ़ा भी दिया। सो कुछ केसेस में टैक्स रेट कम कर दिया, कुछ केसेस में स्टॉक मार्केट का जो कैपिटल गेन आता था लॉन्ग टर्म उस पर बढ़ा दिया। सो फिर बहुत कंट्रोवर्सी भी हुआ, फिर बजट पास होने के पहले एक और चेंज लाया। सो पूरा कैपिटल गेन्स अब सिंपल करने के बजाय ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। एंड थोड़ा सा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ना पड़ता है, बिकॉज
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैपिटल गेन से कनेक्टेड है, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स ये पीजीबीपी के हेड में आते हैं। देन ऑफ कोर्स जब तुम कंप्यूट करोगे तो डिडक्शंस होता है, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, लॉसेस का जैसे तुमने बोला सेट ऑफ होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है, तो ये भी कंप्यूटेशन का ही पार्ट है। अब सर ये सब तो हमने इंटर लेवल पे पढ़ा हुआ था, तो डू वी हैव टू स्टडी देम एट फाइनल लेवल? आंसर इज यस, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। रीजन, फर्स्ट, अगर ये डिडक्शंस और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में कोई अमेंडमेंट आया है तो ऑब्वियसली उस अमेंडमेंट को पढ़ना पड़ेगा। सेकंड, कुछ ऐसे डिडक्शंस है जो इंटर के सिलेबस में थे ही नहीं, बट दे आर ओनली एक्सक्लूसिवली स्टडीड एट सीए फाइनल लेवल, सीएमए फाइनल लेवल पे ही है। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, कोई लॉस 4 साल कैरी फॉरवर्ड होता है, कोई 8 साल कैरी फॉरवर्ड होता है। फिर ऐसा पड़ा होगा कि भाई ये लॉस इसी प्रॉफिट के सामने सेट ऑफ होता है, ये इसके सामने सेट ऑफ नहीं हो सकता। बेसिक प्रोविजंस है, वो बेसिक प्रोविजंस के साथ साथ अब फाइनल में क्या पढ़ना है। अगर 2 कंपनीज का अमालगमेशन हुआ और उसमें से एक कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, उसके लॉस का क्या होगा? अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसका डीमर्जर हुआ, उसने अपना एक बिजनेस डीमर्ज करके अलग करके एक नया कंपनी बना दिया, अब ये ओरिजिनल कंपनी लॉस सफर कर रही थी, उस लॉस का क्या होगा? सो ये सारी चीजें कभी इंटर लेवल पे पढ़ी ही नहीं थी, दैट इज पार्ट ऑफ योर फाइनल लेवल। दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट। एक इंपॉर्टेंट चीज जो फाइनल लेवल पे पढ़ी जाती है, कंसेशनल रेट्स ऑफ टैक्स। वी विल डिवोट ऑलमोस्ट 3 lectures for this. What exactly is this concessional rates of tax? तुम्हें ऐसा कुछ याद है? इंटर लेवल पे भी पढ़ा होगा, 115 बीएसी इंडिविजुअल्स के लिए अलग स्लैब रेट आता था, इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए एक अलग सेक्शन 115 बीएसी। नाउ पिछले 2-3 सालों में इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं 115 बीएसी में। ये तो सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। इंडियन कंपनीज, डोमेस्टिक कंपनीज के लिए 2 सेक्शंस है, 115 BAA, 115 BAB। तो these are 2 sections that you have to study. Then कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए 115 BAD एंड 115 BAE। सो आपका बजट जो टैक्स रेट देता है वो स्लैब रेट भी हो सकता है, कंपनीज के लिए फ्लैट टैक्स रेट होता है, वो बजट के हिसाब से है, दैट इज एप्लीकेबल, नो डाउट। देन ये लोअर टैक्स रेट कंसेशनल टैक्स रेट्स है। कुछ सेक्शंस, ये जो मैंने 5 सेक्शंस लिखे उसमें से कुछ सेक्शंस कंपलसरी है, कुछ सेक्शन ऑप्शनल है, तुम चाहो तो ये सेक्शन के हिसाब से टैक्स भरो। सो अगेन अगर तुम हेडिंग देखो, कंप्यूटेशन का बात हो रहा है, तो कंप्यूट करना मतलब क्या कंप्यूट कर रहे हो तुम भाई? इनकम कंप्यूट कर रहे हो और इनकम टैक्स कंप्यूट कर रहे हो, ये सब कुछ कंप्यूटेशन के चैप्टर्स है। फिर द एब्सोल्यूट न्यू थिंग दैट यू हैव, ये न्यू मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फ्रॉम अ स्टडी परस्पेक्टिव, इनकम टैक्स एक्ट में नया नहीं है, तुम्हारे लिए नया है क्योंकि ये इंटर पे कभी पढ़ा ही नहीं था। द कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू असेसमेंट, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग असेसमेंट एंड रिलेटेड टॉपिक्स। अच्छा, एक चैप्टर याद आएगा, इंटरमीडिएट पे पढ़ा था कि रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ता है। कुछ का ड्यू डेट 31 अक्टूबर होता है, कुछ का ड्यू डेट 31 जुलाई होता है। फिर अगर लेट रिटर्न फाइल हुआ तो बिलेटेड भी फाइल कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, एकदम बेसिक प्रोविजंस, वो सारे प्रोविजंस यहाँ पर है। इसके बाद क्या होता है, असेसी ने रिटर्न फाइल कर दिया, फिर क्या? वो तो मैंने मेरा काम कर दिया, मैंने रिटर्न दे दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, अब क्या होगा? तो डिपार्टमेंट मेरा असेसमेंट कर सकता है। अब ये असेसमेंट 3 तरीके से होता है। एक वर्ड सुना होगा डे टू डे लाइफ में, आर्टिकलशिप में किया होगा तो ग्रेट,
आर्टिकलशिप में नहीं भी किया होगा तो ये वर्ड सुना होगा, स्क्रूटिनी निकलता है। तो ये स्क्रूटिनी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स ऑफिसर असेसमेंट करता है। एक बहुत अच्छा सा अमेंडमेंट आया है, एक चौथा असेसमेंट हुआ है, आई मीन क्रिएट किया गया है। जब रेड पड़ती है तो रेड केस में ब्लैक मनी निकलता है, हिडन इनकम मिलती है, वो इनकम जो असेसी ने अर्न की है बट ही हैज़ नॉट शोन इट। अब तक अगर प्रॉपर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दूँ तो रेड केस का असेसमेंट, रेड केस का कैलकुलेशन हमेशा से बाकी केसेस से अलग होता था। फिर 3 साल पहले गवर्नमेंट को क्या क्लिक हुआ, तो वो जो रेड वाला असेसमेंट है उसको डिलीट कर दिया और बाकी के 3 असेसमेंट्स के साथ मर्ज कर दिया। फिर अपने बजट में 2024 में गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि वो पुराना वाला सिस्टम अच्छा था, तो अब वापस रेड केस के असेसमेंट को अलग कर दिया। सो नाउ देर आर 4 असेसमेंट्स विच एक्चुअली इज द परफेक्ट वे। ये 2021 के बजट में ये गड़बड़ की थी गवर्नमेंट ने, वो प्रैक्टिकली वो गड़बड़ ही थी, गवर्नमेंट को 2-3 साल लग गए ये चीज़ रियलाइज़ होने में। हर साल कुछ ना कुछ अमेंडमेंट ला के फिर इस बार इन्होंने बोला अच्छा रेड केस जो पहले अलग होता था ना ये भी अलग ही होगा। सो वन मेजर अमेंडमेंट इज के असेसमेंट ऑफ रेड इज नाउ डन इन अ सेपरेट वे। ये असेसमेंट कौन करता है? तो भाई ये असेसमेंट करने वाला बंदा, दैट पर्सन इज कॉल्ड इनकम टैक्स ऑफिसर, जिसको ऑफिशियली हम बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर। वर्ड पे ध्यान दोगे ना तो बहुत इजीली समझ जाएगा। कौन सा ऑफिसर? असेसिंग करने वाला ऑफिसर। तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा? असेसमेंट करेगा। लेकिन फिर असेसमेंट के बाद क्या होगा? एज एन असेसी आई एम नॉट हैप्पी विद द असेसमेंट, गलत किया है उसने, गलत तरीके से मेरा इनकम कैलकुलेट किया है, इनकम टैक्स का प्रोविजन फॉलो नहीं किया, वो पर्टिकुलर केस लॉ फॉलो नहीं किया, तो मैं फाइल करूंगा अपील। तो अपील फाइल करने के 4 लेवल है। तो अपील्स, ये तो तुमने कभी इंटर में पढ़ा ही नहीं था। इंटर में तुमने क्या पढ़ा भाई? इनकम ऐसे कैलकुलेट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा तुमने क्या पढ़ा? डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ता है। उसके बाद का कहानी इज व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी एट फाइनल। अपील के साथ साथ देर आर 2 वेरी स्मॉल टॉपिक्स, रिविजन, रेक्टिफिकेशन। ऑल पार्ट ऑफ, नॉट ऑल पार्ट ऑफ अपील्स, पार्ट नहीं है, अलग अलग है, बट इट्स लाइक एक बार ये असेसमेंट हो गया ना, इसके बाद अगर मुझे दिक्कत है तो मेरे पास 3 ऑप्शन है। एक बार इनकम टैक्स ऑफिसर ने असेसमेंट कर लिया, उसके बाद अगर मुझे उस असेसमेंट से कुछ तकलीफ है तो मेरे पास ये 3 ऑल्टरनेटिव है। एक और टॉपिक जो पूछा जाता है, पेनल्टी। इनकम टैक्स तो भरना ही है, बट अगर असेसी ने कुछ गलत किया है तो उसको पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। तो कौन से सेक्शन में क्या पेनल्टी लगती है, ऐसी क्या गलती की है तुमने कि पेनल्टी लगती है। दिस इज योर डायरेक्ट टैक्स पार्ट। इसमें एक और चीज आती है डायरेक्ट टैक्स पार्ट में, वेरी रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड समथिंग कॉल्ड एज ब्लैक मनी एक्ट 2015। नाउ यू से सर 2015 ऑलमोस्ट 10 साल हो गए और बोल रहे हो रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड। रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इसलिए मैंने कहा कि रिसेंटली अब गवर्नमेंट इस एक्ट को भी प्रायोरिटी दे रहा है, इस एक्ट को भी यूज कर रहा है। इंडिया के बाहर आपने ब्लैक मनी कमाया है, इंडिया के बाहर ब्लैक मनी छुपाया हुआ है, इंडिया के बाहर वो ब्लैक मनी यूज करके कोई एसेट वैसेट खरीदा है, शेयर खरीदा है, प्रॉपर्टी खरीदा है तो ब्लैक ही ना। अब उसको पकड़ने के लिए एक पूरा अलग से कानून बनाया, ब्लैक मनी के हिसाब से मैं टैक्स लूंगा, ब्लैक मनी एक्ट के हिसाब से मैं पेनल्टी लगाऊंगा। सो आप जो इनिशियल लेफ्ट साइड ऑफ योर स्क्रीन देख रहे हो ना, ये पूरा आप समझ सकते हो कि दिस पार्ट बेसिकली ये वाला असेसमेंट एंड रिलेटेड टॉपिक्स, ये अगर इंडिया में ब्लैक कमाया है तो उसको पकड़ने के तरीके हैं, और अगर इंडिया के बाहर है तो उसके लिए तो अलग कानून ही है। दिस मच ये सब कुछ, दिस इज अपना इनकम टैक्स एक्ट 1961।
एंड देयर इज अ सेपरेट लॉ ब्लैक मनी एक्ट। वो ब्लैक मनी एक्ट स्पेसिफिकली बनाया फॉरेन ब्लैक मनी के लिए। सब्जेक्ट का नाम डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स, सो दैट इज योर सेकेंड पार्ट, इंटरनेशनल टैक्स as a area of job, as a area of practice. This is already and is going to be very important for 2-3 reasons. What are you going to study here? समझो तुम एक ऐसे बंदे हो जो इंडिया में भी इनकम कमाते हो और इंडिया के बाहर भी इनकम कमाते हो। अब इंडिया के बाहर फॉर एग्जांपल जापान में इनकम कमाया, क्या इंडिया की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी? सो उस लॉजिक से सोचो, क्या जापान की इनकम जापान में टैक्सेबल होगी? वी डोंट नो व्हाट द जापानीज इनकम टैक्स एक्ट इज, बट कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हैं। जापान में जाके अगर तुम इनकम कमा रहे हो तो जापानीज गवर्नमेंट टैक्स तो लेगा तुमसे। अब वो जापान की इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो सकती है क्या? नहीं, समझ रिसीव किया ही नहीं। डबल टैक्स नहीं होना चाहिए, बट अब सोचो अपना रेसिडेंशियल स्टेटस वाला नॉलेज यूज करो। इंडिया का रेसिडेंट जापान में जाके इनकम कमाता है, जापान टैक्स लेगा क्योंकि जापान बोलेगा हमारे देश में आके कमाया, हमको टैक्स दो। इंडिया बोलेगा तू तो इंडिया का रेसिडेंट है, तू तो पूरी दुनिया की इनकम पे टैक्स देगा, तो जापान की इनकम पे भी तू टैक्स देगा। मतलब क्या हुआ? तुम एक असेसी जापान की इनकम पे जापान में टैक्स दिया और जापान की इनकम पे इंडिया में भी टैक्स दिया। अब तुम 2 बार टैक्स दिया। 2 बार टैक्स आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। टैक्स आना चाहिए, 2 बार नहीं आना चाहिए। सो यू स्टडी समथिंग कॉल्ड एज DTAA। कोई फुल फॉर्म आता है? DT तो गेस हो जाएगा, डबल टैक्सेशन। हाँ, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। डबल टैक्स को अवॉइड करने का अग्रीमेंट। तो इंडिया का हर कंट्री के साथ अग्रीमेंट है, नॉट जस्ट इंडिया, हर कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ अग्रीमेंट है। इंडिया का जापान के साथ अग्रीमेंट है, इंडिया का चाइना के साथ अग्रीमेंट है, चाइना का जापान के साथ अग्रीमेंट है। उस अग्रीमेंट में लिखा जाता है कि देखो भाई, अगर डबल टैक्स हुआ तो 2 कंट्रीज जो है उसमें से एक कंट्री टैक्स छोड़ देगा। सो अग्रीमेंट में लिखा जाता है सैलरी इनकम, रेंट इनकम, प्रोफेशनल फीस, इस पे इंडिया टैक्स छोड़ देगा, जापान में टैक्स लो। डिविडेंड इनकम, रॉयल्टी इनकम, कैपिटल गेन्स, जापान टैक्स छोड़ देगा, इंडिया टैक्स लेगा। सो दैट इज व्हाट यू विल स्टडी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट के चैप्टर में, एंड इट इज इंटरनेशनल टैक्स। अब मैं इंडिया के बाहर ग्लोबली सोच रहा हूं। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर called as transfer pricing. नाम सुना है कंपनी का? हुंडे, सैमसंग। अब सोचो उसका एक कंपनी इंडिया में है और वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी कोरिया में है। कोरिया का इनकम टैक्स रेट 10%, लेकिन इंडिया का इनकम टैक्स रेट 25%। अब अपने आप सोचो, अगर प्रॉफिट कोरिया की बुक्स में दिखा तो सिर्फ 10% टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन अगर वही प्रॉफिट इंडिया की बुक्स में दिखा तो 25% टैक्स भरना पड़ेगा। तो सैमसंग एज अ मल्टीनेशनल ग्रुप क्या करने की कोशिश करेगा? कोरिया में ज्यादा प्रॉफिट दिखाने की कोशिश करेगा। मतलब वो अपना प्रॉफिट ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। कैसे? प्राइसिंग में मैनिपुलेशन करके। बोलेगा सैमसंग इंडिया और सैमसंग कोरिया, ये दोनों के बीच में, सैमसंग इंडिया और सैमसंग कोरिया, ये दोनों के बीच में ऐसा ट्रांजैक्शन करेंगे कि प्रॉफिट्स कोरिया की बुक्स में ज्यादा दिखे, इंडिया की बुक्स में कम दिखे। अब कोरियन गवर्नमेंट को तो प्रॉब्लम होगा नहीं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगा। जो प्रॉफिट इंडिया में टैक्स होना चाहिए वो तुम बाहर शिफ्ट कर रहे हो, इसीलिए
इनकम टैक्स एक्ट में ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविजन बनाया, बोला ये नहीं चलेगा, हम प्रॉफिट इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। वन ऑफ द मेजर एरियाज ऑफ प्रैक्टिस इज ट्रांसफर प्राइसिंग। बिग सीए फॉर्म्स में ट्रांसफर प्राइसिंग का अलग डिपार्टमेंट होता है। नॉट ओनली बिग सीए फॉर्म्स, मिड साइज फॉर्म्स में भी जहाँ पे टैक्सेशन का काम होता है ना, वहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग का एक अलग डिपार्टमेंट होता है। इनके क्लाइंट्स ही ऐसे होते हैं कि एक सब्सिडरी कंपनी इंडिया में है, दूसरा सब्सिडरी कंपनी समझो सिंगापुर में है, और तीसरा होल्डिंग कंपनी कहीं कनाडा में बैठा है। अब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल के कनाडा, सिंगापुर, इंडिया, ये 3 कंपनीज के बीच में ट्रांजैक्शन होता है और तुम प्रॉफिट घुमाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा इनकम टैक्स एक्ट में? ये तुम्हारा ट्रांसफर प्राइसिंग। थर्ड, एक डिफिकल्ट सा चैप्टर बट इंपॉर्टेंट, टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट्स। इंटरमीडिएट लेवल पे ना आपने ये पढ़ा होगा भाई 182 डेज इंडिया में रहो तो रेजिडेंट। अच्छा वो सेटिस्फाई नहीं किया बट 60 डेज इन इंडिया, पिछले 4 साल का टोटल 365 कर लो तो तुम रेजिडेंट हो गए। अच्छा इसमें से कुछ भी सेटिस्फाई नहीं किया तो तुम नॉन रेजिडेंट हुए। इंटरमीडिएट लेवल पे क्या पढ़ा? किसी को रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कैसे डिसाइड करते हैं वो पढ़ा। अब नॉन रेजिडेंट्स के लिए पूरे इनकम टैक्स एक्ट में अलग अलग जगह पे प्रोविजंस, सेक्शंस डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ ऐसे प्रोविजंस है जो नॉन रेजिडेंट के फायदे के लिए है। भाई हमको चाहिए कि वो नॉन रेजिडेंट इंडिया में आके काम करे, हमको चाहिए कि वो नॉन रेजिडेंट इंडिया के स्टॉक मार्केट में आके पैसा इन्वेस्ट करे, हमको चाहिए कि वो नॉन रेजिडेंट अपना पेटेंट हमको दे ताकि हम उसको अपने बिजनेस में यूज़ कर सके, हम उसको रॉयल्टी दे देंगे। हमको चाहिए कि वो नॉन रेजिडेंट इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करे तो इंडिया को फायदा हो। तो कुछ सेक्शंस ऐसे बनाए कि हम उसको पुश कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि भाई आओ इंडिया में इनकम कमाओ, हम रेजिडेंट लोगों से कम टैक्स लेंगे, इंडिया के लोगों से कम टैक्स, इंडिया के लोगों से ज्यादा टैक्स लेंगे, तुमसे कम टैक्स ले लेंगे। कुछ ऐसे सेक्शंस बनाए कि अगर नॉन रेजिडेंट जोलझाल करने की कोशिश करेगा, टैक्स अवॉइड करने की कोशिश करेगा तो उसको पकड़ने के लिए भी हमारे पास प्रोविजन है। सो प्रॉब्लम विद दिस चैप्टर इज, एज अ स्टूडेंट सारे प्रोविजंस इकट्ठा एक जगह पे नहीं है। 2 प्रोविजन पीजीबीपी के चैप्टर में, 4 प्रोविजन कैपिटल गेन के चैप्टर में, 3 प्रोविजन अदर सोर्सेज के चैप्टर में, फिर 50-60 सेक्शन तक नॉन रेजिडेंट का मेंशन ही नहीं होगा, फिर अचानक से 4 सेक्शन निकलेंगे नॉन रेजिडेंट के, फिर वापस नॉन रेजिडेंट गायब। सो सब कुछ इकट्ठा करके एक चैप्टर बनाया, टैक्सेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट्स, and that is where many things to remember. So when you'll study this chapter you'll realize हाँ काफी difficult है ये chapter क्योंकि बहुत कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है। As far as marks weightage is concerned ना, international tax is 40% of your syllabus और ये जो direct tax portion है this is 60%। इसमें internally उतना डिफरेंशिएशन, डिस्टिंक्शन नहीं दिया कि कौन से लाइक असेसमेंट टॉपिक्स को कितना वेटेज मिलेगा, ब्लैक मनी एक्ट को कितना वेटेज मिलेगा, वो डेटा नहीं देके रखा है। बट ब्रॉडली स्पीकिंग दिस इज योर सिलेबस। अच्छा अब यहां तक सब समझ पड़ा, बढ़ो आगे। चलो बेसिक क्वेश्चन तुमसे, व्हाट इज इनकम टैक्स? एकदम इंटरमीडिएट लेवल का बेसिक सवाल है, व्हाट इज इनकम टैक्स? इनकम टैक्स मतलब क्या? सब्जेक्ट एक तो पढ़ चुके हो, सब्जेक्ट नाम है सब्जेक्ट का, कुछ तो डिस्क्राइब करो। फॉर छोड़ दे, हाँ गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट उसका क्या करता है वो डिबेटेबल है। सो व्हाट, ये 2 वर्ड्स को घुमा के कुछ डिफाइन करो ना, व्हाट इज इनकम टैक्स? टैक्स लेविड ऑन इनकम। चलो टैक्स लेविड ऑन इनकम,
दूसरा सवाल, कौन सी इनकम पे टैक्स लिया जाता है? ओके, आई विल चेंज द क्वेश्चन। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स आता है, तो आपने बोला टैक्स ऑन इनकम, टैक्स लेविड ऑन इनकम, तो एग्रीकल्चर इनकम भी इनकम है, तो उस पर टैक्स आना चाहिए ना। टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम को लीगली ऑफिशियली बोला जाता है टोटल इनकम। अब ये जो वर्ड है ना टोटल इनकम, ये टोटल इनकम वर्ड, इसका अपना खुद का एक डेफिनेशन है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45। ओके, 2 मिनट बाद इसका बात करते हैं। डेफिनेशन बना इनकम टैक्सेस टैक्स ऑन टोटल इनकम, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट वर्ड जो आपने बोला टैक्स, अब बताओ ये टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं और एज पर स्लैब रेट। एज पर स्लैब रेट, अच्छा चलो, हाँ चल, आगे सेंटेंस कंप्लीट। एज पर स्लैब रेट, एज पर स्लैब रेट टैक्स निकाल। एज पर स्लैब रेट टैक्स निकालोगे, ठीक है, नंबर 1। सो इस पे से दो दो सवाल, सबके लिए स्लैब रेट है? नहीं, तो ओनली इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए स्लैब रेट, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए स्लैब रेट है, बराबर। और कंपनी के लिए तो फिक्स परसेंटेज है 40%। कंपनी के लिए फिक्स परसेंटेज है, ओके चलो 40%, 40%, ठीक है चलो 40%, वो फॉरेन कंपनी के लिए है, बट कोई बात नहीं 40%। ओके चलो, तो पहला सवाल था स्लैब रेट सबके लिए नहीं है। दूसरा सवाल, सर ने बोला टोटल इनकम पे टोटल इनकम गिन के टैक्स लगाएंगे एज पर स्लैब रेट, तो और ये सबको आता है 500%, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट सबको आता है। लॉटरी लगा तो क्या टैक्स पे करोगे? लॉट 30%, वो तो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स होगा, नहीं नहीं, लॉटरी पे सीधा 30%। तुम कोई भी हो, गैम्बलिंग, बेटिंग, लॉटरी की इनकम पे 30%। हाँ, अब शायद नेक्स्ट वाला सवाल डिपेंड्स कितना याद है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 15%, 10 कभी था ही नहीं मतलब सालों पहले था, हाँ तुम पैदा भी नहीं हो रहे तब 10% था। 15%, किस चीज पे 15%? शॉर्ट टर्म मैं समझता हूँ, हाँ, बट शॉर्ट टर्म किस एसेट पे? 111A बराबर है। लॉन्ग टर्म का टैक्स रेट, खैर अभी तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, बट पुराना 10% था, 1 लाख तक, बराबर। चलो, अब एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, हमको पता किधर से चलता है कि टैक्स रेट क्या है? 10% भरना, नहीं नहीं, ओके मेरा सवाल, 10% भरना है 20% भरना है? स्लैब रेट क्या है, कंपनी के लिए क्या है, इंडिविजुअल के लिए क्या है? ये टैक्स रेट कहाँ से पता चलता है? ओके, टैक्स रेट, ऑल योर आंसर्स आर हाफ करेक्ट, सो इनकरेक्ट कुछ नहीं है, बट आधा आंसर है। टैक्स रेट ना दो टाइप के, एक, अगर वो टैक्स रेट इनकम पर डिपेंड करता है, ये टाइप की इनकम है तो ये टैक्स रेट, लॉटरी एक्सेट्रा गैम्बलिंग बेटिंग 30%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%, लॉन्ग टर्म का जो भी 15%, जो 20% हो गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%, 20%। अब तुम कोई भी हो, तुम इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% टैक्स पे करोगे, अगर वो सेक्शन 111A वाला सेक्शन है तो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% पे करोगे, तुम कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी हो। अगर आपका रेट ऑफ टैक्स इनकम के टाइप पे डिपेंड करता है, ये टाइप की इनकम तो ये टैक्स, तो ये तुमको मिलेगा इनकम टैक्स एक्ट में से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के दो सेक्शन 112A 112,
लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, 115 बीबी। 2-3 साल पहले क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स आया था, तो क्रिप्टो करेंसी पे भी 30% टैक्स भरना पड़ता है। उसका सेक्शन क्रिएट हुआ था 115 बीबीएच। लास्ट ईयर 2023 के बजट के हिसाब से ये जो ऑनलाइन गेमिंग इनकम होती है, सब वो ऑनलाइन जो भी बेटिंग वाला गेम या जो भी गेम्स ऑनलाइन खेल के, उसके लिए सेक्शन बनाया था 115 बीबीजे, 30%। अब मैंने ये सेक्शन नंबर्स लिखे, आपको एक चीज समझ पड़ती है कि ये सारे सेक्शन नंबर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन नंबर है। एज एन असेसी आप कोई भी हो, यू विल पे टैक्स एज पर दीज सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन में ही रेट ऑफ टैक्स लिखा हुआ है। लेकिन अगर द सेकेंड कैटेगरी इज असेसी बेस्ड, असेसी बेस्ड का मतलब तुम इंडिविजुअल हो तो स्लैब रेट, तुम कंपनी हो तो फ्लैट रेट, पार्टनरशिप फॉर्म हो तो फ्लैट रेट। दिस इज अनाउंस्ड एवरी ईयर बाय द फाइनेंस एक्ट। हर साल 1 फरवरी को पूरा इंडिया बजट क्यों देखता है? तुम्हारे मेरे जैसे प्रोफेशनल्स बजट देखते हैं। अच्छा, बजट में किधर कौन से सेक्शन में छोटा छोटा किधर किधर क्या क्या चेंज आया, दैट इज अ प्रोफेशनल सीइंग इट, क्योंकि उसको तो इन डेप्थ सब देखना पड़ता है। कॉमन मैन बजट क्यों देखता है? कॉमन मैन को 2 पैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि एक बार बस न्यूज़ में पढ़ लिया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने इतना पैसा डिवोट किया, एजुकेशन के लिए इतना पैसा डिवोट किया, इसके लिए ये स्कीम लेके आए, वुमेन के लिए ये स्कीम, गरीबों के लिए ये स्कीम, दलितों के लिए ये स्कीम। बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ टाइम वो सब पॉलिटिकल है। 2 मिनट कॉमन मैन सोचता है, फिर ठीक है। कॉमन मैन को सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरा टैक्स का क्या हुआ, मेरा टैक्स बढ़ा या कम हुआ, रिबेट दिया या नहीं दिया, स्लैब रेट में चेंज आया या नहीं, वो सारी चीजें 1 फरवरी को बजट को अनाउंस होती है। दैट इज योर फाइनेंस एक्ट। दोस रेट्स ऑफ टैक्स विच आर गिवन इन द बजट, वो असेसी बेस्ड, अलग अलग असेसी का अलग अलग टैक्स रेट। बट तुम कोई भी असेसी हो, लॉटरी कमाओगे तो 30% टैक्स भरना ही है। दैट इज इनकम बेस्ड। बोलो, इतना समझा? इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन टोटल इनकम। अब मैंने टोटल इनकम को सर्कल किया, एरो मारा और सेक्शन 2 लिखा। सेक्शन 2 का मतलब डेफिनेशन। तो मतलब 2 क्लॉज नंबर 45 में मैं क्या डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं? टोटल इनकम। वन लाइनर सेक्शन है, वन लाइनर। तो मैं वो वन लाइनर लिख लेता हूं, फिर तुम कोशिश करो उसको इंटरप्रेट करने की। टोटल इनकम मतलब द इनकम विच इज टैक्सेबल एज पर section 5 and it is computed in the prescribed manner. Income taxable as per section 5 which is calculated in the prescribed manner. So मैंने एक्चुअली डेफिनेशन जो एक सेंटेंस का था उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिख दिया। अब सवाल, ये सेक्शन 5 क्या है? सर हमको सिर्फ सेक्शन 2 मतलब डेफिनेशन आता है। शायद एक और चीज आती हो, सेक्शन 10 एग्जेम्पशंस। अब ये जो सेक्शन 5 है ना, ये भी आपने इंटर पे पढ़ा हुआ है, इंटरमीडिएट में you've done it. I'll remind you। कैसे, मैं याद दिलाता हूँ। इफ यू आर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, चलो तो वर्ड याद आया। हाँ, ये तो सेक्शन 6 के हिसाब से। अगर तुम ये स्टेटस हो तो भाई तुम इंडिया में किधर भी इनकम कमा, सॉरी इंडिया के बाहर, सॉरी दुनिया में, इस धरती पर किधर भी इनकम कमाओ, तुम्हारा ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। बट अगर तुम नॉन रेसिडेंट हो
तो भाई कौन सा इनकम इंडिया में टैक्सेबल? जो इंडिया में रिसीव हुआ वो टैक्सेबल, जो इंडिया में अर्न हुआ वो टैक्सेबल। मतलब अगर इनकम अर्न हुआ आउटसाइड इंडिया और मैंने वो इनकम रिसीव भी किया आउटसाइड इंडिया, अब बताओ टैक्सेबल या नॉट टैक्सेबल? नॉट टैक्सेबल। इंडिया में नॉट टैक्सेबल। इंडिया के बाहर इनकम कमाया तो वो देश टैक्स ले लेगा मुझसे, मैं तो इंडिया का नॉन रेजिडेंट हूं। आई डोंट स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज 182 डेज, फिर मैं इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट। हाँ, अब ऐसा नॉन रेजिडेंट बंदा इंडिया में जो इनकम कमाएगा वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, तो ऑब्वियस है। बट ऐसा नॉन रेजिडेंट वाला बंदा मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जाके इनकम कमाता है तो इंडिया में टैक्स भरने नहीं आएगा वो। सो सिर्फ दिस वन इनकम इज accrued outside, received outside, not taxable in India. Else, otherwise, income is taxable. And then जो तीसरा स्टेटस है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, उसके लिए क्या रूल बनाया गवर्नमेंट ने? बोला देख भाई, अगर तेरा इनकम अक्रू इंडिया के बाहर होता है, अगर तेरा इनकम रिसीव भी इंडिया के बाहर होता है, और अगर वो इनकम बिजनेस की इनकम है तो उस बिजनेस का कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग इंडिया में हुआ तो टैक्स लग जाएगा। अगर बिजनेस नहीं है और समझो प्रोफेशन है, लॉयर का प्रैक्टिस, सीए का प्रैक्टिस, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, तो प्रोफेशनल हुआ, उसका सेटअप, अगर ये तीनों की तीनों चीजें इंडिया के बाहर है, अक्रूड, रिसीव्ड और सेटअप, अगर ये सब कुछ इंडिया के बाहर तो ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। अगर इन तीन फैक्टर्स में से कुछ भी एक चीज इंडिया में हो गई तो इंडिया में टैक्सेबल। अब ये सब कुछ किधर लिखा है? ये सब कुछ लिखा है सेक्शन नंबर 5 में। अब दो चीजें कनेक्ट करो बेटा, ऐसे देखो, टोटल इनकम, उसके उस सेक्शन की डेफिनेशन में सेक्शन 5 की बात हुई, और ये तुम्हारा सेक्शन 5 है। मतलब क्या हुआ? टोटल इनकम पे तुम टैक्स भरने वाले हो। अब वो कौन सी इनकम होगी जिस पे तुम टैक्स भरोगे? जो सेक्शन 5 के हिसाब से टैक्सेबल है। सो ये भाई साहब एक नॉन रेजिडेंट है, इंडिया में इनकम कमाता है, इंडिया के बाहर भी इनकम कमाता है, ये भाई साहब किस अमाउंट पे टैक्स भरेगा? तो इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे और टोटल इनकम गिनेंगे तो फॉरेन इनकम भी इंक्लूड करो या सिर्फ इंडियन इनकम? लेकिन ही इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, पहला वाला बंदा। फर्स्ट भाई साहब की तरह सेकंड भाई साहब भी इंडिया में इनकम कमाते हैं, इंडिया के बाहर भी इनकम कमाते हैं। अब इनका जब टैक्स कैलकुलेशन होगा, इनका जब इनकम कैलकुलेशन होगा तो इंडियन फॉरेन दोनों लेना पड़ेगा। सो कमिंग बैक टू द डेफिनेशन, टोटल इनकम में कौन सी इनकम आती है? वो इनकम जो सेक्शन 5 के हिसाब से टैक्सेबल है। तो इसको उल्टा घुमाओ, अगर सेक्शन 5 के हिसाब से कोई अमाउंट टैक्सेबल नहीं है तो वो क्या टोटल इनकम में आएगी? नहीं। अच्छा चलो, ये पक्का समझा? डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट, इनकम टैक्सेबल एज पर सेक्शन 5। फिर आगे क्या लिखा? प्रिस्क्राइब मैनर। ये तो तुमने मुझे लेक्चर के स्टार्टिंग में ही जवाब दे दिया था, कंप्यूटेड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, मतलब 5 हेड को टोटल करो। सो लिखने के लिए अगर फटाफट लिख दूं तो सैलरी, इनकम, हाउस प्रॉपर्टी,
प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये सब टोटल करके मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से हम माइनस करेंगे डिडक्शंस रेंजिंग फ्रॉम सेक्शन 80C टू सेक्शन 80U। उसको कभी कभी ये भी कहा जाता है चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब ये जो आंसर आया तुम्हारा, इस आंसर को कहते हैं टोटल इनकम। स्लैब रेट लगाओगे तो किस पे लगाओगे? टोटल इनकम। वैसे देखो, अगर मैं इसका भी फुल फॉर्म लिख दूं तो एक बहुत मस्त चीज समझ सकते हो। जीटीए का फुल फॉर्म ग्रॉस टोटल इनकम, बराबर। अब स्क्रीन देखना, हाँ, ये भी टोटल इनकम है, ये भी टोटल इनकम है, लेकिन ये टोटल इनकम ग्रॉस है। याद करो, स्टूपिड सिंपल अकाउंटिंग क्वेश्चन, जीपी फाइनल होता है या एनपी? लेकिन एनपी के लिए पहले जीपी कैलकुलेट तो करना पड़ता ना। तो पहले ग्रॉस ग्रॉस कैलकुलेट किया, फिर जीपी कैलकुलेट करने के बाद तुम एनपी कैसे कैलकुलेट करते हो? जीपी कैलकुलेट करने के बाद नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हो? पीएनएल अकाउंट में नेट ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, चलो ठीक है, फिर एक्सपेंसेस लेस करते हो ना। एक्सपेंसेस क्या करते हो? लेस। लेस करते हो मतलब डिडक्ट करते हो। तो तुमने एक्सपेंसेस लेस किए, वो डिडक्ट करने के बाद एनपी आया। अब इनकम टैक्स नेट वर्ड यूज नहीं करता, इनकम टैक्स ने बोला टोटल इनकम। अब देखो, डेफिनेशन किस चीज का है? नेट टोटल इनकम का नहीं, टोटल इनकम का है। सो टोटल इनकम की डेफिनेशन में वो इनकम जो सेक्शन 5 के हिसाब से टैक्सेबल है उतनी ही आएगी, एंड इट इज टू बी कैलकुलेटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। प्रिस्क्राइब मैनर मतलब ये मैनर, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है अपना। एक बार आपने इसको भी एक सिंपल तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। सोचो, फर्स्ट पर्सन मैंने एग्जांपल लिया, नॉन रेजिडेंट है। नाउ टेल मी, नॉन रेजिडेंट इंडिया के बाहर नहीं, हाँ इंडिया के बाहर जॉब, इज डूइंग अ जॉब आउटसाइड इंडिया, और इंडिया में बैंक में एफडी बना के रखा है, कंपनी के शेयर खरीद के रखे हैं। सो दीज आर इज टू इनकम्स। नाउ सैलरी इनकम इंडिया के बाहर कमाया एंड ही इज अ नॉन रेसिडेंट, बोलो टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल? तो क्या इस कैलकुलेशन में वो सैलरी इनकम को लोगे? नहीं। लेकिन एफडी इंडिया में है, शेयर इंडिया में है, जो डिविडेंड और इंटरेस्ट कमाया, क्या वो इंडिया में टैक्सेबल? हाँ, ये किधर लिखा इंडिया में टैक्सेबल? सेक्शन 5 में। मतलब तुमने एक चीज सेट कर ली, हाँ भाई ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल। अब टैक्सेबल है तो 5 में से किसी एक हेड में डाल के फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। रैंडमली सब इकट्ठा करके बोलो चलो टोटल करना है, टोटल इनकम मतलब टोटल करना है, नहीं वैसे नहीं। तो भाई डिविडेंड और इंटरेस्ट तो अदर सोर्सेस। अगर इसका इंडिया में एक प्रॉपर्टी था, उसमें से भाड़े का इनकम आता था, तो वो किधर डालू मैं? तो सेक्शन 5 आपको क्या बोलेगा? ये टैक्सेबल, वो नॉट टैक्सेबल। एक बार डिसाइड हो गया कि ये सारी इनकम टैक्सेबल है, फिर उस इनकम को पकड़ पकड़ के हेड ऑफ इनकम में डालो और फिर कैलकुलेशन करो। बोलो, यहां तक समझा? पक्का? गो अहेड। अच्छा, फर्स्ट थिंग तो कुछ लिख लोगे? अच्छा, अब एक बात बताओ, ये भी लिखना है स्टार्टिंग का सिलेबस? लिख लो।
सिलेबस में कुछ बाकी ये लिख लिया? क्या लिख लिया? सेक्शन 5 लिख रहे हो? उसके अलावा कुछ बाकी है? कुछ बाकी? चलो, पहला सवाल। तुम्हारे एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा, असेसमेंट ईयर कौन सा? अटेम्प्ट कभी है? जून 25। सो जून 25 के लिए द बजट एप्लीकेबल इज फाइनेंस एक्ट 24। अब बताओ प्रीवियस ईयर कौन सा, असेसमेंट ईयर कौन सा? बोलो। previous year और assessment year 24 previous कोई भी बजट, समझाता हूँ, कोई भी बजट कब अनाउंस होगा? 1 फरवरी। दिस ईयर बिकॉज ऑफ इलेक्शंस 1 फरवरी का जो बजट आया वो तो आया ही आया, 23 जुलाई को भी बजट आया। सो 23 जुलाई का बजट इज कॉल्ड एज फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024। जो 1 फरवरी को बजट आया था दैट इज फाइनेंस एक्ट 2024। उसमें ब्रॉडली स्पीकिंग बहुत सारे चेंजेस थे ही नहीं, फॉर्मेलिटी था। मेन बजट है तुम्हारा फाइनेंस नंबर 2 एक्ट। वेन एवर इलेक्शंस हैव हैपेंड 2004, 2009, 2014, 19 एंड 24, जो सेकेंड न्यू गवर्नमेंट बनने के बाद जो बजट आता है वो बजट में सारे मेजर चेंजेस आते हैं।
कोई भी नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, फाइनेंस एक्ट 25, फाइनेंस एक्ट 26, वो तुम्हारा 1 फरवरी को आएगा, वो फाइनल बजट होगा। जब भी बजट आता है ना, दैट बजट इज फॉर द अपकमिंग, आने वाला पीवाई। सो बजट कब अनाउंस होता है नॉर्मली स्पीकिंग? 1 फेब, 1 फेब समझ लो 24 फॉर द एग्जाम्पल। 23 जुलाई वाला है, बट एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं। ये बजट एप्लीकेबल है फॉर आने वाला प्रीवियस ईयर, मतलब 24-25, विच इज 1 अप्रैल 24 टू 31 मार्च 25। ये कौन सा पीरियड है सर? ये वो पीरियड है जिसमें हम इनकम अर्न करते हैं। सो दिस इज माय इनकम अर्निंग पीरियड। इस पीरियड में मैं इनकम अर्न करता हूँ, एक्सपेंसेस इनकर करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ। इस ईयर में मुझे इनकम जनरेट होती है। इस इनकम पे टैक्स कब भरना है? नेक्स्ट ईयर, दैट इज असेसमेंट ईयर 25-26। ये शुरू होगा 1 अप्रैल 25, 31 मार्च 26। दिस इज द पीरियड इन विच मुझे टैक्स भरना है। मेरी लायबिलिटी है टैक्स इस साल में पे करना है। अब मैं जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बोलूँ ना, उसके लिए डेट पे ध्यान दो, डेट्स, नहीं तो बाउंसर जाएगा। 1 फेब 2024 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आया? दैट डेट फॉल्स इन विच फाइनेंशियल ईयर? मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 में गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस करके तुमको बोला कि 24-25 में जो इनकम कमाओगे उस पे टैक्स इतना भरना पड़ेगा। द इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट टू पुट इन टू योर माइंड इज, तुमने अपना इनकम कमाना स्टार्ट भी नहीं किया। यू हैव नॉट स्टार्टेड अर्निंग इनकम, एंड उसके पहले ही गवर्नमेंट ने बोल दिया कि टैक्स इतना आएगा। यू विल अर्न इनकम 24-25 में, उस पर टैक्स उसके बाद वाले साल में पे करोगे। कितना टैक्स पे करोगे? 10% या 20%? सरचार्ज लगेगा नहीं लगेगा? हेल्थ एजुकेशन सेस कितना लगेगा? वो सब गवर्नमेंट 1 फरवरी को बोल देती है तुमको। ये समझा? विच मीन्स 1 फरवरी 2026, सॉरी 1 फरवरी 2025, नेक्स्ट ईयर फरवरी, उस दिन जो बजट आएगा वो कौन से प्रीवियस ईयर के लिए होगा? पीवाई सोचो, पहले तो प्रीवियस ईयर सोचो, 25-26। तो सिंपल स्टूपिड हिंट, कौन से साल का बजट है, सॉरी कौन से साल का फाइनेंस एक्ट है? फाइनेंस एक्ट 25 तो 25-26, फाइनेंस एक्ट 24 24-25, फाइनेंस एक्ट 23 23-24, वो आपका पीवाई। पीवाई डिसाइड हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर एवाई है। इनकम टैक्स एक्ट प्रीवियस ईयर के एंगल से समझना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि तुम पहले तो इनकम कमाते हो फिर टैक्स भरोगे ना। सो तुम अगर इंटरमीडिएट के लेक्चर्स भी देखोगे ना, तो द फैकल्टी ऑलवेज फोकसेस ऑन प्रीवियस ईयर। फाइनल लेवल पे जब थियरी पढ़ोगे ना, तो यू विल रियलाइज बहुत टाइम, बहुत सारी जगह पे इनकम टैक्स एक्ट में, सॉल्यूशंस में असेसमेंट ईयर के एंगल से ड्राफ्टिंग किया है। सो अपने लेक्चर्स में भी हम क्या करेंगे, शुरू में वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस ईयर ओनली। एक बार तुम्हारा कंफर्ट आ गया एंड यू कैन स्विच, देन मेंटली यू कैन स्विच, अच्छा ये प्रोविजन ये असेसमेंट ईयर के लिए है, तो फाइनेंस एक्ट 2024 इज फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। ये अपना बेसिक अप्रोच होगा। मे बी 10-15 लेक्चर्स लेटर you will get used to कौन सा असेसमेंट ईयर है, then I will switch to talking in terms of assessment year। असेसमेंट ईयर में क्या होगा? बंदा टैक्स पे करेगा, रिटर्न फाइल करेगा, ये जो तुमने सिलेबस लिखा रिटर्न फाइल करेगा। तो रिटर्न फाइल कौन से ईयर में होता है? असेसमेंट ईयर में।
फिर उसमें असेसमेंट होगा, अपील वपील होगा, तो वो सब असेसमेंट ईयर के एंगल से होगा. सो इनिशियली वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस ईयर एंड देन विल स्विच टू असेसमेंट ईयर. अच्छा, नाउ ये तो बेसिक प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का फंडा हो गया. अब मुझे तुम्हारे साथ ना टैक्स रेट का डिस्कशन करना है. एंड वो डिस्कशन मुझे इसलिए करना है क्योंकि उसमें अमेंडमेंट्स है. ऑफ कोर्स पूरा डिस्कशन तो हो नहीं पाएगा बिकॉज टैक्स रेट्स है कॉम्प्लेक्स. फर्स्ट थिंग क्लियर कट ऑनेस्टली बोलो, टैक्स रेट्स जो इंटरमीडिएट में पढ़े थे वो याद है या नहीं? मतलब अभी का हालत क्या है? एकदम ब्लैंक है, थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा या बहुत? 2,50,000 तक नील था. 10%, 5%. हम्म बराबर है. अच्छा चलो ठीक है, ओके ओके समझ गया. सो थोड़ा बहुत, और बाकी जहाँ पे गलती होगी तो मैं चेंज कर दूंगा. और जो एकदम तुम सन्नाटा वाला रिएक्शन दोगे तब मुझे मुझे ही कर देना है. बराबर. ठीक है चलो. हु पेज टैक्स अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट्स? हाँ, इंडिविजुअल बराबर. HUF ओके. AOP पेज टैक्स अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट्स, ये भी बराबर है. Artificial juridical person, they pay tax according to slab rates. Who pays tax according to a flat rate? Company, partnership firm, local authority. But honestly speaking, local authority का majority income exempt होता है. तो local authority पे इंटरमीडिएट लेवल पे भी नहीं, फाइनल लेवल पे भी नहीं, खास कुछ फोकस है ही नहीं. हाँ, कंपनी के बारे में ना आई विल क्लैरिफाई कि कंपनी डोमेस्टिक कंपनी भी हो सकता है और फॉरेन कंपनी भी हो सकता है. अच्छा चलो. सो फर्स्ट थिंग स्लैब रेट्स का बात करते हैं. टुडे इन द सेंस आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव यू अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि पहले क्या था, फिर क्या चेंज हुआ, फिर गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया. वो करूंगा मैं तो फिर मैं सिर्फ स्लैब रेट ही बात कर पाऊंगा. एंड मुझे थोड़ा सा वो फ्लैट रेट का भी डिस्कशन करना है क्योंकि फॉरेन कंपनी के टैक्स रेट में एक बहुत छोटा सा अमेंडमेंट आया हुआ है. ठीक है चलो. तो स्लैब रेट्स आज की तारीख में दो टाइप के हैं. वन इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट टैक्स रेजिम. डिफॉल्ट टैक्स रेजिम मतलब सेक्शन नंबर 115 BAC. And the second one is called as opt-out regime. Opt-out regime मतलब जो बजट के हिसाब से हम टैक्स पे करते हैं. बजट मतलब अपना फाइनेंस एक्ट. अच्छा, अब डिफॉल्ट रेजिम के टैक्स रेट्स क्या है? चेंजेस आए हैं. तुमने जो पढ़े होंगे, तुमने कब कब पढ़े, मतलब 22-23 प्रीवियस ईयर. उसके बाद 23-24 में अमेंडमेंट आया. 24-25 अपना ईयर है, उसमें भी अमेंडमेंट आया. सो इवन इफ थियोरिटिकली आपको याद है, आपको जो याद होगा वो 2 साल पुराना है. हाँ, अगर आर्टिकलशिप टैक्स में कर रहे हो तो तुम्हें अपडेटेड पता है क्या होगा. सो करंटली व्हाट इज द सिचुएशन? 0 to 3 lakhs you will not pay any tax. 3 lakhs to 6 lakhs हुआ करता था, अब वो चेंज करके 7 कर दिया. एंड इस पे यू विल पे टैक्स एट द रेट ऑफ 5%. 6 lakhs to 9 lakhs हुआ करता था, बट ऑब्वियसली अब ये 7 होगा और ये 10 कर दिया. एंड इस पे यू विल पे टैक्स एट द रेट ऑफ 10%. 9 to 12 हुआ करता था,
अब उसको चेंज करके 10, बट फिर 12 को 12 ही रखा, एंड योर द टैक्स रेट इज 15%. 12 to 15 lakhs is 20%, and if you earn income above 15 lakhs तो excess पे 30%. मतलब एक चीज तुम ऑब्जर्व करो तो टैक्स रेट 5% से बढ़ रहा है, बट 20 के बाद 25% नहीं है, 30% है सीधा. अच्छा, वो क्यों है, 25% क्यों नहीं है, उसका भी एक रीजन है. 5 मिनट देन समथिंग दैट आई विल राइट ऑन द स्क्रीन, और फिर लॉजिक अपने आप दिख जाएगा. अच्छा, ऑप्ट आउट रेजिम में, अच्छा ओके, सो डिफॉल्ट रेजिम, अमेंडमेंट क्या था वो समझ पड़ा. ऑप्ट आउट रेजिम, ऑप्ट आउट रेजिम में व्हाट आर योर स्लैब रेट्स. सो अब डिपेंड करता है तुम कौन हो. इफ यू आर a resident and a senior citizen तो स्लैब रेट अलग. इफ यू आर a resident and super senior citizen तो स्लैब रेट अलग. और अगर तुम ये फर्स्ट 2 कैटेगरीज में नहीं आते तो स्लैब रेट अलग. चलो अब ये याद है, और इसमें कोई चेंज नहीं किया गवर्नमेंट ने. इनफैक्ट इसमें 4-5 सालों से कोई चेंज नहीं हुआ है. सो व्हाट आर योर स्लैब रेट्स. 0 to 3 lakhs कोई टैक्स नहीं. 3 lakhs to 5 lakhs is 5%. 5 lakhs to 10 lakhs 20, and anything above 10 lakhs is 30%. सुपर सीनियर सिटीजन 0 to 5 lakhs कोई टैक्स नहीं. 5 to 10 lakhs 20%, उनके लिए 5% है ही नहीं. एंड एनीथिंग अबाउट 10 lakhs 30%. एंड एवरी अदर पर्सन 0 to 2,50,000 नो टैक्स. 2.5 से 5 lakhs 5%. 5 to 10 lakhs 20, and about 10 lakhs 30. अब एक बात बताओ, ऑप्ट आउट रेजिम, सिर्फ और सिर्फ ऑप्ट आउट रेजिम, हाँ, उसको ध्यान दो. उसके बेसिस पे मुझे कुछ बताओ, पैटर्न दिखता है तुमको ऑप्ट आउट रेजिम के स्लैब रेट्स में. ऑप्ट आउट रेजिम के स्लैब रेट, 3 स्लैब रेट. व्हाट इज अ पैटर्न दैट यू कैन ऑब्जर्व. पैटर्न या कुछ कॉमन. 10 lakhs के ऊपर 30%, और एक चीज कॉमन 5 to 10 20%. तुम ऐसे ढूंढो तो ये कॉमन ही है ना तीनों में. फर्क किधर आता है, स्टार्टिंग में. सो एक सीनियर सिटीजन टैक्स नहीं भरेगा अप टू एन इनकम ऑफ 3 lakhs. A super senior citizen will not pay tax up to an income of 5. And others में कौन कौन आएगा. NR, very good. क्यों NR. उसी को नॉन रेजिडेंट बोलते हैं ना, ना ही वो रेजिडेंट है मतलब वो नॉन रेजिडेंट है. सो अदर्स में नॉन रेजिडेंट कवर होंगे. अच्छा, कौन से नॉन रेजिडेंट्स कवर होंगे. बिलो 60 ईयर्स, अबाउ 60 ईयर्स, अबाउ 8 ईयर्स, सब. ये सीनियर सिटीजन का मतलब नहीं, अबाउ नहीं, एग्जैक्ट 60 या उससे ऊपर. सो 60 ईयर्स और मोर बट लेस देन 80 ईयर्स. सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब 80 ईयर्स और मोर. अब तुम 23 ईयर्स के हो और रेसिडेंट हो, नहीं वो स्लैब रेट तो लगेंगे. कौन से, एक काम करते, रुको 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 रुको, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड. चलो अब खेलो. तुम 23 ईयर्स और रेसिडेंट हो,
थर्ड, तुम 23 ईयर्स और नॉन रेसिडेंट हो, तुम 63 ईयर्स और नॉन रेसिडेंट, 83 ईयर्स एंड नॉन रेसिडेंट। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये सवाल जरा वापस सोचो। 23 नॉन रेसिडेंट, 63 नॉन रेसिडेंट, 83 नॉन रेसिडेंट, मतलब द मोमेंट यू से तुम नॉन रेसिडेंट हो, एज डज नॉट मैटर, you will fall in the others category, and so the slab rate applicable will be that third category wala others. So all type of non residents, फिर age कुछ भी हो, will be covered by others. अच्छा ठीक है, और कौन कवर होगा? एक रेसिडेंट जो बिलो 60 ईयर्स है वो कवर होगा। फिर तुम ध्यान से सोचो तो HUF भी इधर ही कवर होगा ना, क्योंकि है तो स्लैब रेट। 15 मिनट पहले क्या डिस्कस किया हमने? स्लैब रेट के हिसाब से कौन टैक्स पे करेगा? बोला इंडिविजुअल HUF, AOP भी। सो HUF के लिए कौन सा स्लैब रेट लगेगा? तो उनके लिए तो अदर्स वाला कैटेगरी ही लगेगा। AOP, BOI, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, ये सब मेरे अदर्स कैटेगरी में आ जाएंगे। चलो अब ये चार्ट को इस तरीके से भी देखो। कैन यू ऑब्जर्व वन मोर पैटर्न? 20 के बाद 30% ही है, एंड देयरफॉर कंसिस्टेंसी रखने के लिए डिफॉल्ट रेजिम में भी 20 के बाद 30% ही है, 25% नहीं है। ओके, एक और चीज ये शायद याद हो, ऐसे दो रेजिम क्यों है? डिफॉल्ट रेजिम, ऑप्ट आउट रेजिम, फर्क क्या है दोनों में? डिडक्शन, एग्जेम्पशन, बहुत सारे नहीं मिलते। तुम्हारा चैप्टर 6A का जो डिडक्शन है 80C to 80O, गिन के 4 डिडक्शन मिलते हैं डिफॉल्ट रेजिम में, बाकी सारे डिडक्शन नहीं मिलते। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, PPF, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, डोनेशन सब छीन लिया। PGBP में एडिशनल डिप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलता, 2-3 और डिडक्शन है जो अलाउ नहीं होते। मतलब डिफॉल्ट रेजिम का अगर तुम स्लैब रेट देखो ना, तो स्लैब रेट देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। अरे ऑप्ट आउट रेजिम में तो 5% के बाद सीधा 20% भरना है, इधर तो 5 के बाद 10% भी भर रहेगा, फिर 15%, फिर 20% आएगा। डिफॉल्ट रेजिम 115 BAC स्लैब रेट देख के बहुत अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल सोचो, अगर बंदे का इनकम 8 लाख रुपया है, 8 लाख, तो 8 लाख रुपीस की इनकम पे अगर वो ऑप्ट आउट रेजिम में होगा, वो बोलेगा कुछ इधर आएगा, कुछ इधर आएगा, मतलब मैं 5% भी टैक्स भरूंगा, 20% भी टैक्स भरूंगा। लेकिन वही 8 लाख अगर डिफॉल्ट रेजिम में है, तो मैं सिर्फ 5% भरूंगा और थोड़ा बहुत पे 10% भरूंगा। सो परसेंटेज वाइज बहुत अच्छा लगता है। 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 15 है, फिर जाके 20 है। बट बदमाशी क्या किया गवर्नमेंट ने? डिडक्शन एग्जेम्पशन छीन लिया। मतलब क्या होगा पता है? तुम ना स्लैब रेट लगाओगे टोटल इनकम पे, और अब अगर तुम्हारा स्लैब रेट 115 BAC डिफॉल्ट रेजिम वाला हुआ ना, तो स्लैब रेट कम है 5, 10, 15, 20, 30, लेकिन जब टोटल इनकम गिनोगे 115 BAC में, तो डिडक्शन एग्जेम्पशन छीन लिया तुमसे, मतलब इनकम ज्यादा कैलकुलेट हुई। बट अगर स्लैब रेट मैं पे करता हूं एज पर ऑप्ट आउट रेजिम, एज पर फाइनेंस एक्ट, तो 5 के बाद सीधा 20% भरना है। स्लैब रेट देखने में ज्यादा लगते हैं, बट जब मैं इनकम कैलकुलेशन करता हूं तो मुझे पता चलता है हाँ भाई बहुत सारे डिडक्शन एग्जेम्पशन दे दिए, इनकम कम कैलकुलेट हुई। सो मैंने वो कलर जानबूझ के अलग अलग लिया ताकि तुम कंपेयर कर सको। डिफॉल्ट रेजिम 115 BAC रेट कम है लेकिन ज्यादा अमाउंट पे लगता है। ऑप्ट आउट रेजिम फाइनेंस एक्ट, इनकम ज्यादा कैलकुलेट होती है, सॉरी इनकम कम कैलकुलेट होती है क्योंकि डिडक्शन एग्जेम्पशन दिए जाते हैं, फिर वो कम इनकम पे ज्यादा परसेंटेज टैक्स भरना पड़ता है। मतलब सिर्फ परसेंटेज देखकर ये डिसाइड नहीं हो सकता कि कौन सा अच्छा है। सिर्फ इनकम कैलकुलेट करके भी ये पता नहीं चल सकता कौन सा अच्छा है। यू कैन नॉट से कि सर ये वाला अच्छा है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे डिडक्शन एग्जेम्पशन मिलते हैं। यू कैन नॉट से सर ये वाला अच्छा है, रेट कम है। तुम्हें एक्चुअली वर्कआउट करना पड़ेगा
तुम्हें एक्चुअली वर्किंग करना पड़ेगा, टैक्स कितना आता है, इनकम टैक्स कितना आता है, और उसके बेस पे डिसाइड करना पड़ेगा। अब बाय डिफॉल्ट सेक्शन 115 बीएससी लगता है, इसीलिए उसको डिफॉल्ट रेजिम बोलते हैं। अगर तुमने कुछ भी चूज नहीं किया तो ऑटोमेटिकली 115 बीएससी चूज हो गया, डिफॉल्ट। तुम अगर चाहो तो इस डिफॉल्ट में से बाहर निकल सकते हो। यू कैन, चाहो तो ऑप्शन है तुम्हारे पास, आउट ऑफ द रेजिम, आउट ऑफ द डिफॉल्ट रेजिम। 115 बीएससी अब कंपलसरी बना दिया गवर्नमेंट ने। 115 बीएससी के हिसाब से टैक्स भरना है, वो तुम्हारा बाय डिफॉल्ट सिस्टम है। लेकिन तुमको वो 115 बीएससी नहीं जम रहा, तुमको डिडक्शन एग्जेम्पशन चाहिए, उसके बाद जो टैक्स निकलेगा मैं पे कर दूंगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके आईटीआर फाइल करते वक्त एक अलग फॉर्म भरना पड़ेगा कि मुझे 115 बीएससी का डिफॉल्ट सिस्टम फॉलो नहीं करना। गवर्नमेंट तुमको ऑप्शन देती है बाहर निकलने का, ऑप्शन बाहर, ऑप्ट आउट। यहां तक क्लियर हुआ? पक्का? ओके। ये जो स्क्रीन पे है उस पे से क्या कैलकुलेट होगा? ये स्क्रीन पे स्लैब रेट्स है, बराबर। स्लैब रेट के बेस पे जो टैक्स आता है, क्या वो टैक्स फाइनल होता है, वही भर रहा होता है गवर्नमेंट को? नहीं। उसके बाद 3 और चीजें होती है। फर्स्ट थिंग, देयर इज अ रिबेट। सेकेंड, देयर इज सरचार्ज। थर्ड, देयर इज हेल्थ एजुकेशन सेस। अच्छा चलो, अब कुछ सिंपल सिंपल चीजें पहले फटाफट लिख लेता हूं। जैसे कि हेल्थ एजुकेशन सेस कितना होता है? हेल्थ एजुकेशन सेस 4%। डिफॉल्ट रेजिम में, ऑप्ट आउट रेजिम में, दोनों में 4% हेल्थ एजुकेशन सेस। किस चीज का? टैक्स जिसमें से रिबेट माइनस होता है और सरचार्ज ऐड होता है। हमेशा सरचार्ज नहीं होगा, हमेशा रिबेट नहीं होगा। रिबेट कुछ लोगों को के लिए ही है, सरचार्ज भी कुछ लोगों के लिए है। टैक्स माइनस रिबेट अगर है तो, प्लस सरचार्ज अगर है तो, उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट बचता है, रिबेट लेस करने के बाद, सरचार्ज ऐड करने के बाद, उस अमाउंट पे 4%। और ये 4% सेम है इन बोथ द रेजिम्स। चलो ठीक है, ये तो एकदम सिंपल प्रोविजन हेल्थ एजुकेशन सेस। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट सरचार्ज का प्रोविजन देखते हैं। याद रखो, मैं स्लैब रेट वाले पे हूं, मतलब मैं इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी उनका बात कर रहा हूं। सरचार्ज के प्रोविजंस क्या है? अच्छा, ये याद है क्या? रिमेंबर सरचार्ज के प्रोविजंस? नहीं, चलो ठीक है, आई विल पुट अप द प्रोविजन, तुम थोड़ा चूज करना। सरचार्ज डिपेंड करता है तुम्हारी टोटल इनकम कितनी है। सरचार्ज का मतलब क्या होता है? तुम एक्स्ट्रा टैक्स भरो, तुम ज्यादा ही अमीर हो तो नॉर्मल टैक्स जो हर बंदा पे करता है वो तो तुम्हें पे करना ही है, बट बिकॉज यू आर अर्निंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई, तुम्हारा औकात है ज्यादा पे करने का, तो तुमसे हम सरप्लस, सरप्लस टैक्स लेंगे, तुम ज्यादा कंट्रीब्यूट करो। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख या उससे कम है तो भाई कोई सरचार्ज नहीं भरना। इफ योर टोटल इनकम गोज अबव 50 lakhs बट इट इज अप टू 1 crore, तो सरचार्ज पे करना है 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट, जो स्लैब रेट वाला टैक्स निकाला होगा वो। अगर तुम्हारा टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 2 crores है, तो यू विल पे सरचार्ज 15% ऑफ द टैक्स अमाउंट। इफ योर टोटल इनकम इज अबाउट 2 crores but up to 5 crores, so you will pay 25% of the tax as surcharge. And if your total income goes above 5 crores, so you will pay 37%
एज सरचार्ज। नाउ इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया था। क्या अमेंडमेंट किया था? 0, 10%, 15%, 25%, 37%, ये पूरा चीज ऑप्ट आउट रेजिम के लिए। अगर आप डिफॉल्ट 115 बीएसई में भर रहे हो टैक्स, देन दिस विल बी 25% ओनली, मीनिंग ये आपका पूरा सरचार्ज का प्रोविजन बना। अब इस प्रोविजन को डिफॉल्ट और ऑप्ट आउट में कंपेयर करो। समझ लो मैं एक ऐसा बंदा हूं जो ऑप्ट आउट रेजिम में टैक्स भर रहा है, ऑप्ट आउट में, और मेरी टोटल इनकम 6 करोड़। व्हाट विल बी माय सरचार्ज परसेंटेज? सिर्फ परसेंटेज चूज करो, 37। एंड यू आर ऑल्सो अर्निंग 6 करोड़ का इनकम, बट इट इज डिफॉल्ट रेजिम 25। मतलब जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम है ना, गवर्नमेंट उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। 2021 में सबसे पहले 115 बीएसई इंट्रोड्यूस किया था। आपने जो इंटरमीडिएट पे 115 बीएसई पढ़ा ना, वो तभी इंट्रोड्यूस हुआ था पहली दूसरी बार 2021 में। 21 में पहली बार बजट में आया था। बजट में जब आया था ना, तो 115 बीएसई ऑप्शनल था। फाइनेंस एक्ट मेन था, 115 बीएसई ऑप्शनल। 2 साल हो गए, 21 हो गया, 22 हो गया, गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया कोई 115 बीएसई में टैक्स भरता ही नहीं है, तुम सारे डिडक्शन एग्जेम्पशन छीन लो, तो इनकम बढ़ गई। फिर 10%, 15% देके भी मतलब नहीं था, लोगों का टैक्स ज्यादा ही आता था। सो 115 बीएसई को ऑप्शन के तौर पे इंट्रोड्यूस किया, बट पता चला सब लोग ये बजट के हिसाब से ही टैक्स पे कर रहे। फिर 2023 के बजट में 21 में 2021 में 115 बीएसई आया, 21 और 22 2 साल ऑप्शनल रखा। फिर गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, लेकिन 115 बीएसई वाले बहुत कम है। फिर गवर्नमेंट ने बदमाशी किया, बोला अभी से 115 बीएसई कंपलसरी। अब वो बजट ऑप्शन, लेकिन फिर गवर्नमेंट का इंटेंशन क्लियर हो गया, हमको 115 बीएसई प्रमोट करना है, इसलिए हम उसको कंपलसरी बना दिया। तो फिर बोला देखो भाई, तुम बहुत ज्यादा इनकम कमाओगे ना, अमीर आदमी हो तुम, 5 करोड़ के ऊपर, तो 115 बीएसई में ना बस 25% सरचार्ज ही भरो। हाँ, बजट के हिसाब से अभी भी टैक्स भरना है तो भरो 37% सरचार्ज। नाउ इफ यू अंडरस्टूड द लास्ट 5 मिनट्स, पहले ऑप्शनल रखा, देखा कोई इसको नहीं ले रहा तो उसको कंपलसरी बना दिया। फिर एनकरेजमेंट क्या दिया? 25% सरचार्ज ही लगेगा, 37% सरचार्ज नहीं लगेगा इन 115 बीएसई। अच्छा, ये समझ पड़ा? तो ये पहला एनकरेजमेंट। अब टैक्स रेट में बाकी क्या बचा? सर बाकी बचा वो रिबेट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये रिबेट किसे अलाउ होता है? नंबर 1, यू मस्ट बी एन इंडिविजुअल। कंपनीज, पार्टनरशिप फॉर्म, एओपी, सबको रिबेट नहीं मिलेगा। रिबेट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। गवर्नमेंट तुमको टैक्स में डिस्काउंट दे रही है, बट तुम इंडिविजुअल होने चाहिए। नंबर 2, कोई भी इंडिविजुअल नहीं, रेसिडेंट होना चाहिए। नंबर 3, तुम्हारा जो टोटल इनकम है, जो टैक्सेबल अमाउंट है, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू अ सर्टन लिमिट। सर अब लिमिट वर्ड क्यों लिख रहे हो? अमाउंट ही लिख दो, डिफॉल्ट में अलग है, ऑप्ट आउट में अलग है। सो रिबेट किसे मिलेगा? सबको रिबेट नहीं मिलने वाला। तुम इंडिविजुअल होने चाहिए, तुम इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए, और तुम्हारा टोटल इनकम लेस देन और इक्वल टू वो लिमिट होना चाहिए। नाउ इसमें भी गवर्नमेंट ने 115 बीएसई को प्रमोट करने का कोशिश किया। देखो कैसे। अगर आप ऑप्ट आउट रेजिम में हो ना, तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है।
तुम्हारा टोटल इनकम लेस देन और इक्वल टू 5 lakhs, तो कितना रिबेट देगी गवर्नमेंट तुमको? जितना तुमने स्लैब रेट वाला टैक्स किया, टैक्स कैलकुलेट किया, और मैक्सिमम 12,500 विच एवर इज लेस। बट अगर तुम्हारा टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, नो रिबेट, पूरा टैक्स भरो। लेकिन अगर तुम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में टैक्स भरते हो, तो अब गवर्नमेंट ने बोला कि देख भाई, टोटल इनकम लेस देन और इक्वल टू 7 lakhs, तो तुम्हें रिबेट मिलेगा कितना? टैक्स या मैक्सिमम 25,000 विच एवर इज लेस। बट अगर तुम्हारा टोटल इनकम 7 लाख क्रॉस किया ना, तो हम तुमको रिबेट देंगे। इस बार हम तुमको रिबेट देंगे। तुम अगर पुराने वाले प्रोविजन के साथ कंपेयर करो, इसके साथ 5 लाख के ऊपर गया तो रिबेट मिलता ही नहीं था ना। अब 5 लाख का 7 lakhs कर दिया उन लोगों ने, बट बोला अब तुमको रिबेट देंगे। कैसे रिबेट देंगे? बोला एक काम करो, फर्स्ट स्टेप गिनो कितना टैक्स आया। 7 लाख के ऊपर जितनी इनकम है ना, 7,10,000, 7,25,000, 8 लाख, 9 लाख, जितनी भी इनकम है ना, टैक्स गिनो, स्लैब रेट लगा के टैक्स गिनो। फिर कैलकुलेट करो एक्स्ट्रा इनकम कितनी तुम्हारी। सर एक्स्ट्रा इनकम मतलब 7 lakhs के ऊपर तुमने कितना कमाया, वो कैलकुलेट करो। और अब लास्ट स्टेप, बोला अगर तुम्हारा ये टैक्स तुम्हारी एक्स्ट्रा इनकम से ज्यादा है, तो वो दो के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो रिबेट के तौर पे लेके जाओ। अगर कम है तो भाई हम तुमको कोई रिबेट नहीं देंगे। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अब एक काम करो, कैलकुलेटर निकालो। स्लैब रेट्स वर्क कैसे करते हैं वो सिखाना पड़ेगा या वो याद है? बराबर। चलो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट ऑप्ट आउट रेजिम। एक इंडिविजुअल का बात करते हैं, वो रेसिडेंट है, वो अपनी एज का है, बिलो 60 ईयर्स, और उस बंदे की टोटल इनकम 4 lakhs है। बताओ 4 lakhs की इनकम पे स्लैब रेट वाला टैक्स कितना आएगा? $7,500। So total income is 4 lakhs. Total income 4 lakhs. रेजीम अपना ऑप्ट आउट रेजीम, तो टैक्स तुमने गिना 7,500। अब तुम्हारे हिसाब से रिबेट कितना? ऑप्ट आउट रेजीम, रिबेट का प्रोविजन देखो, ये तुम्हारा रिबेट का प्रोविजन है और ये ऑप्ट आउट का सिचुएशन है। मैं अनवांटेड जो चीजें है ना वो हटा देता हूँ। चलो ज्यादा से ज्यादा 7,000, सॉरी ज्यादा से ज्यादा 12,500 का टैक्स होगा, तो मेरा तो टैक्स ही 12,500 का रिबेट होगा। मेरा तो टैक्स ही 7,500 है, तो पूरा अमाउंट रिबेट में आ जाएगा 7,500। मतलब पूरा चीज डिस्काउंट में आ गया, तो पेएबल कुछ नहीं हुआ। मतलब इस केस में तो सरचार्ज, काहे का सरचार्ज, 4 लाख तो कमा रहा है बेचारा। हेल्थ एजुकेशन सेस वो भी नहीं आएगा, जब टैक्स ही नहीं है तो 4% गिनोगे किस पे? सो टैक्स पेएबल इवेंचुअली 0 हो जाएगा। चलो अब सोचते हैं एक ऐसे बंदे के बारे में
जो डिफॉल्ट रेजिम में है, जो एग्जैक्ट 7 लाख रुपीस की इनकम कमा रहा है, डिफॉल्ट रेजिम में 7 लाख की इनकम, बताओ टैक्स कितना? 20,000, तो टैक्स आया 20,000। अब ये डिफॉल्ट रेजिम वाला बंदा है, तो डिफॉल्ट रेजिम का रिबेट का प्रोविजन ये है, पूरा 20,000 रिबेट में आ जाएगा। सो 20,000 रुपए का रिबेट, नो सरचार्ज, नो हेल्थ एजुकेशन सेस, टैक्स पेबल 0। अब सोचो, अगर मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे इंडिविजुअल का जिसका टोटल इनकम 6 लाख है और वो रेसिडेंट है, रेजिम ऑप्ट आउट रेजिम है, टैक्स, रिबेट, सरचार्ज, हेल्थ एजुकेशन सेस, टैक्स पेबल, अपने एज का बंदा ऑप्ट आउट रेजिम। मैं तुम्हारे सामने स्लैब रेट्स ओपन कर देता हूं, ये अदर्स वाला स्लैब रेट लगेगा, 6 लाख रुपए की इनकम है। $32,500, ये 2.5 लाख रुपए पे 5% के हिसाब से 12,500, एंड 5 लाख टू 6 लाख 1 लाख पे 20% के हिसाब से 20,000। सो 32,500 का आपका टैक्स आया। ऑप्ट आउट रेजिम, ऑप्ट आउट रेजिम, रिबेट नहीं मिलेगा, क्यों? 5 लाख के ऊपर, मतलब इस बंदे को हमने बोला नहीं भाई तुझे कोई रिबेट नहीं मिलेगा। व्हाट अबाउट सरचार्ज? 50 लाख के ऊपर कमाओ तब जाके सरचार्ज ट्रिगर होता है, तब जाके सरचार्ज अप्लाई होता है, तो इधर तो भाई कोई सरचार्ज नहीं। 32,500 पे 4% गिनो, 1,300, दैट मीन्स 33,800 इज अवर टैक्स पेएबल। अब सोचो 7,10,000 का इनकम, डिफॉल्ट रेजिम। हाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो पहले तो टैक्स करते हैं। टैक्स का कैलकुलेशन डिफॉल्ट रेजिम 7,10,000, $21,000, ये 4 लाख रुपए पर 5%, और 7 लाख से 7,10,000, 10,000 पे 10%, 1,000। So your tax is now 21,000. Now what's your total income? 7 lakhs के ऊपर गया। अब इन्होंने ऐसा ये कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला दिया, इस फॉर्मूला में अमाउंट डालते हैं ताकि इस फॉर्मूला का लॉजिक समझ पड़े। 7,10,000 है ना इनकम, ए अमाउंट, टैक्स ऑन टोटल इनकम, मतलब कितना टैक्स आया? 21,000, एक्स्ट्रा इनकम 10,000, इज ए ग्रेटर देन बी, तो ए माइनस बी इज द रिबेट, मतलब 11,000 तुम्हारा रिबेट आया, 11,000 तुमको 21 में से लेस करना है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, एक बात बताओ। एग्जैक्ट ये रहा, देखो डिफॉल्ट रेजिम बंदा एग्जैक्ट 7 लाख कमा रहा है, कितना टैक्स भर रहा है? 0, रिबेट की वजह से। सो अब ना जो एग्जैक्ट 7 लाख कमा रहा है उसका टैक्स 0 आया, और जो 7,10,000 कमा रहा है उसको तुम बोलते हो 21,000 का टैक्स भर। मतलब मैं सिर्फ 10,000 रुपया ज्यादा कमाया और
तुमने मुझसे 21,000 का टैक्स ले लिया। अब इसको एक्सप्लेन करने के दो मेथड्स है मेरे पास। पहला मेथड, 7 लाख की टोटल इनकम पे टैक्स आया 0, तो पॉकेट में कितना बचा? 0, सॉरी 7 लाख, पॉकेट में 7 लाख बचा। दूसरा बंदा 7,10,000 कमाया, उससे तुमने 21,000 का टैक्स ले लिया, इसके पॉकेट में कितना बचा? ये मैथ्स करो ना, 689। तो ये सेकेंड बंदा बोलता है फर्स्ट वाले बंदे के कंपैरिजन में 11,000 रुपया कम बचा मेरे पॉकेट में। फर्स्ट वाले बंदे के कंपैरिजन में 11,000 रुपया कम पॉकेट में रहा। गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, मत दे ये 11,000 हमको, लेके जा रिबेट। पहला एक्सप्लेनेशन। दूसरा एक्सप्लेनेशन, दूसरा तरीका, which is a little bit more convincing, which is a little bit better। 7,10,000 कमाया ना, कितना टैक्स आया उस पर? 21,000। अब ये भरूंगा कैसे मैं? तो मैंने ना इनकम के दो टुकड़े किए, 7 लाख और 10,000। 7 लाख पे तो टैक्स 0 आता है, और 10,000 की वजह से 21,000 आया। मतलब ये 21,000 मैंने पे कैसे किया? पे करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, तो मैंने बोला 21,000 इज पेड आउट ऑफ दैट 10,000। आउट ऑफ 10,000 कितना पे किया? बोला 10,000 पूरा पे कर दिया। एंड आउट ऑफ 7 लाख मैंने 11,000 पे किया। मतलब ये वाले 7 लाख, ये वाले 7 लाख में से 11,000 पे हुआ, इसीलिए तो 7 लाख माइनस 11,000 689 बचा। मतलब 10 जो एक्स्ट्रा कमाया वो तो पूरा गवर्नमेंट को दे ही रहा था, ऊपर से 11,000 दे रहा था। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम कमाया। गवर्नमेंट बोलता है चल ठीक है काम कर, ये मत दे। मतलब 7 पूरा रहेगा तेरे पास। ये 10,000 तो पहले भी हमको दे ही रहा था, अभी भी दे ही दे। अब तुम वर्किंग करो, कितना रिबेट? 11,000 का रिबेट। तो 21,000 माइनस 11,000, 10,000। जब तुम 10,000 ये 7,10,000 में से पे कर दोगे तो 7 लाख बचेगा। दिस इज एग्जैक्ट 7 लाख उसी बंदे के पॉकेट में बचता जो एग्जैक्ट 7 कमाता, उसको 7 बचता। ये 7,10,000 कमाया, तो उससे सिर्फ 11,000 लिया हमने, और सॉरी उससे सिर्फ 10,000 लिया, 11,000 का तो मैंने उसको रिबेट दे दिया। बोला तेरे पास भी पॉकेट में 7 लाख ही बचेगा। हाँ बस फिर ये है कि भाई छोटा सा 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस भरना पड़ेगा। अब तुम पूरा टैक्स करो, 21,000 माइनस 11,000 किया तुमने, सरचार्ज तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन 10,000 पे 4%, 400 रुपया भरना पड़ेगा, और तुम्हारा टैक्स पेबल 10,400 होगा। तो सिर्फ 400 रुपया हमने हेल्थ एजुकेशन सेस के नाम पे ले लिया। बट इसका लॉजिक क्या हुआ भाई? 7 लाख रुपए के ऊपर हल्का सा थोड़ा सा इनकम आया तो भी हम तुमको रिबेट देंगे। क्या सेंटेंस बोला मैंने? 7 लाख के ऊपर हल्का सा थोड़ा सा इनकम आया। हाँ एक सेकेंड, हल्का सा थोड़ा सा, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? एक काम करो, व्हाट इफ द इनकम दैट आई एम अर्निंग इज 7,70,000? टेक्निकली तो 7 लाख के ज्यादा ही है ना। चलो 7,70,000 पे डिफॉल्ट रेजिम अप्लाई करके बोलो कितना टैक्स आता है? हाँ 27,000। अच्छा चलो अब सोचते। सो इनकम 7,70,000, रेजिम डिफॉल्ट रेजिम, टैक्स आया 27,000। अब ये जो मैंने फॉर्मूला सेट किया ना, इधर फिटअप करने की कोशिश करते हैं। ए अमाउंट 27, बी अमाउंट 70,000,
नील, नो रिबेट। क्यों दो रिबेट इस बंदे को? 7 लाख रुपीस तक, 7 लाख रुपीस तक जीरो टैक्स। एक्स्ट्रा कितना कमाया? वो 70,000, 70,000 पे मैं सिर्फ 27,000 का टैक्स मांग रहा हूं ना। अरे 27,000 पे करने के लिए 70,000 है उसके पास। ये बंदा जो 7,10,000 कमाता था, कहाँ लिखा मैंने, हाँ ये 7,10,000 कमाता था, उसके पास 21,000 पे करने के लिए 10,000 ही था। लेकिन समझे, लेकिन ये बंदा जो 7,70,000 कमाता है, उसका ऐसा डिवीजन करो, ये 7 और ये 70 और इस पे 27,000 का टैक्स है। अरे भाई तेरे पास इतना ज्यादा इनकम है, फिर तुझे किस बात का डिस्काउंट चाहिए? मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट इनटू योर माइंड इज, अब मैं अनवांटेड चीजें हटा देता हूं। इफ यू अर्न इनकम अबाउट 7 lakhs, will you get rebate? Yes. If you earn income above 7 lakhs in the default regime, rebate मिलेगा? मतलब 7 लाख के ऊपर कितना भी कमाओ सब बंदों को रिबेट दे दिया? नहीं। एक बार तुम्हारा इनकम अच्छा खासा इनकम हो गया, तुम वर्किंग करोगे ना, तो यू रियलाइज 7,10,000, 7,12,000, 15,000, 20,000 तक रिबेट मिलते रहेगा। फिर जैसे ही तुम ज्यादा कमाते रहोगे ना, तुम्हारे पास अच्छा इनकम है टैक्स भरने के लिए, फिर कोई रिबेट नहीं देंगे। पक्का? अच्छा, अब दो लास्ट कैलकुलेशन करोगे। फर्स्ट, अपने जैसा बंदा बिलो 60 years and the income is 7 crores. I'll tell you मुझे क्या चाहिए, स्टेप वाइज करना, ठीक है? ऑप्ट आउट रेजिम बात करते हैं सबसे पहले। ऑप्ट आउट रेजिम, तुम्हारे मेरे जैसा बंदा बिलो 60 years का एज, 7 करोड़ की इनकम। पहले तो टैक्स बताओ, स्लैब रेट वाला टैक्स कितना आएगा? ये स्लैब लगेगा आपका? 7 करोड़। हाँ, 7 करोड़, जीरो बराबर से ऐड करो भाई। आया 2 करोड़ 8,12,500। आया या बाजू में आ गया तो तेरे पास भी आ गया? आया, हाँ ओके ओके। अब रिबेट कितना? 7 करोड़ की इनकम पे तुम कैलसी पे रिबेट गिन रहे हो, रिबेट तो नहीं आएगा, सरचार्ज आएगा। कितना? टैक्स का तुमने जो टैक्स अभी गिना 2 करोड़ 8,12,500, उसी का परसेंटेज करना होता है। बट 25%, 37%? 37, क्योंकि तुमने वो बजट वाला स्लैब रेट लगाया ना। अरे भाई ये स्लैब रेट लगाया ना, ये ऑप्ट आउट वाला स्लैब लगाया ना, तो ऑप्ट आउट में 37% का सरचार्ज लगेगा ना। तो कैलसी पे टैक्स लो, 2 करोड़ 208,12,500, 2 करोड़ 8,12,500, इस पे 37% ऐड करो, प्लस 37% करो। हाँ 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 हाँ, नहीं मैं ओरली कर रहा था कैलकुलेशन। 2 करोड़ का 37% 74 लैक्स आसपास होगा। 74 लैक्स और 8 लैक्स ऐड कर देगा तो 82 लैक्स आएगा। वैसे 2 करोड़ 82, वैसे चेक कर रहा था। अब वो आया तुम्हारा टैक्स, इस पे 4% हेल्थ एजुकेशन से ऐड होगा। टू करोड़ 96 लैक्स 53,650 ऑप्ट आउट रेजिम, बराबर।
मैंने बोला 2 कैलकुलेशन करो मेरे लिए. माई सेकेंड कैलकुलेशन इज 7 करोड़ का इनकम सेम बट डिफॉल्ट में. इधर चलो 2 करोड़ 69. ये 0. 4 लाख पे 5% 20,000. 3 लाख पे 10% 30,000. 2 लाख पर 15% 30,000. 3 लाख पर 20% 60. अब 7 करोड़ माइनस 15 लाख मतलब 6 करोड़ 85 लैक्स. इस पे 30% करो तो मेरे हिसाब से 2 करोड़ 5,50,000 आना चाहिए. अब जोड़ो 2 करोड़ 6,90,000. ये क्या गिना हमने? हाँ स्लैब रेट वाला टैक्स बराबर. रिबेट रिबेट मिलेगा. इनकम कितनी है? 7 लाख नहीं 7 करोड़. हाँ सरचार्ज लगेगा. आप 7 करोड़ वाले से भी सरचार्ज नहीं लेगा तो भाई लेगा किससे सरचार्ज? हाँ बट कितना सरचार्ज? आप करो 25% और फिर 4% हेल्थ एजुकेशन सेस भी ऐड कर लो और मुझे टैक्स बोलो. तो 97,000. फर्क दिखा? आधा पौना घंटा हो गया. मैंने बोला था कि गवर्नमेंट 115 बीएससी सेक्शन को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है. पहला एग्जाम्पल उन्होंने प्रमोट किया 7 लाख के ऊपर भी रिबेट तो दे दिया. हल्का सा तो हल्का सा. पुराने में तो 5 लाख के ऊपर गया तो रिबेट मिलता ही नहीं था ना. अब डिफॉल्ट में 7 लाख के ऊपर थोड़ा सा इनकम जाएगा तो कुछ तो रिबेट दिया. दूसरा एनकरेजमेंट 37% के सरचार्ज को कम करके 25% कर दिया. तो उसका इम्पैक्ट देखो. जो बंदा 7 करोड़ का इनकम कमा रहा है वो ऑप्ट आउट में 2 करोड़ 96 ऑलमोस्ट 3 करोड़ का टैक्स भरेगा. ऑलमोस्ट. लेकिन डिफॉल्ट में 2 करोड़ 68 का टैक्स भरेगा. मोटा मोटी सोचो तो भी ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी सोचोगे ना तो 28 लाख या 27 लाख का फर्क है. उतना टैक्स का फर्क पड़ जाता है. 115 बीएसी डिफॉल्ट रेजिम को प्रमोट करने के लिए सरचार्ज भी कम कर दिया, रिबेट भी दे दिया हल्का सा 7 लाख के ऊपर वाला. 115 बीएसी को पुश करने के लिए इतना सारा किया गवर्नमेंट. पक्का क्लियर? समझे? सो नाउ नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट हमारा डिस्कशन होगा ये कंपनी फॉर्म लोकल अथॉरिटी. क्योंकि स्लैब रेट वाला चीज किया ना हमने. अब स्लैब रेट इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, एओपी एजेपी के लिए, सब के लिए है. तो स्लैब रेट पढ़ लिया 2 रेजिम. फिर जो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करेगा उसको रिबेट मिलेगा अगर तुम इंडिविजुअल हो. डिफॉल्ट ऑप्ट आउट में सरचार्ज क्या लगता है, हेल्थ एजुकेशन सेस क्या लगता है. सो फर्स्ट कैटेगरी फर्स्ट पार्ट हो गया अपना इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी वाला. नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट कंपनी फॉर्म लोकल अथॉरिटी उनका टैक्स रेट दैट विल हार्डली टेक 20 मिनट्स और सो. वो ज्यादा सिंपल है. कंफर्टेबल? चलो ये सब कुछ फोटो वोटो लेना है. जो सरचार्ज में है सरचार्ज पे डिफॉल्ट रेटिंग है मोर देन 2 करोड़ भी रहेगा तो भी 25%. यस. अच्छा फोटो लेने वाले हो या? तो ठीक है तो एक काम करो मैं बोलूँ उस सीक्वेंस में फोटो ले लो. सबसे पहले ये ले लो. कॉलर वाला अच्छा ठहरो. हाँ ठहरो 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 ठहरो. ये सारा जो एक्स्ट्रा चीज लिखा है ना
सिर्फ स्लैब रेट का फोटो, हाँ। फिर रिबेट का एक अलग फोटो ले लेना, सरचार्ज का अलग। आएगा एक फोटो में या बहुत छोटा हो जाएगा? अच्छा ठीक है चलो। हाँ, रिबेट, सरचार्ज, हेल्थ, एजुकेशन से ये 3 टेबल ले लो। फिर रिबेट के नीचे का चार्ट का बहुत कुछ लिखा है मैंने, तो वो उसका अलग ले लेना। रुक जाओ। हाँ चलो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।